नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और हमेशा की तरह आपको भादरा आसपास खबरों सहित मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमेशा आपको क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आज भी बताएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे ज्वलंत मुद्दे। दोस्तों, जो अलवर जिले के राजगढ़ में जो 3 पुराने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया है, दोस्तों उसको लेकर आज विस्तार से हम बात करेंगे। और दोस्तों, आज क्या विशेष दिवस है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहीं से। और कोरोना की बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से 3 लहरें जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना देश में धीरे धीरे पांव पसारने लगा है दोस्तों। और दिल्ली में तो ये आंकड़ा 1000 से कहीं अधिक हो चला है। और दिल्ली में ही भारत में सबसे ज़्यादा मामले जो है तेज़ी के साथ बढ़े हैं। तो दिल्ली में दोस्तों बहुत सी जगहों पर मास्क पुनः लागू कर दिया गया है और बगैर मास्क वहाँ एंट्री को बैन कर दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों, मास्क का आप भी ध्यान रखें। और इसका सबसे बड़ा इलाज यही है दोस्तों, जिस प्रकार से आपको याद ही होगा, आपने तीसरी लहर दूसरी लहर में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस बनाकर जो है कोरोना को मात दिया। और दोस्तों, जिस किसी ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो वैक्सीन की आप बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। और जिस किसी ने वैक्सीन अभी तक लगाई नहीं है, 1 या 2 डोज, तो दोस्तों वो भी जल्दी से वैक्सीन ज़रूर लगाए। और दूसरी डोज के 90 दिन बाद ये बूस्टर डोज लगती है। तो करीब करीब 90 डोज अगर आपको हो गए हैं तो आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं अपने नज़दीकी सेंटरों पर जाकर। तो कुल मिला के दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, तो स्कूलों में अभिभावक बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें घर से मास्क पहनाकर भेजें। और स्कूल के संचालकों द्वारा भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे जो है वो मास्क लगा कर रखें और किसी प्रकार से जो है कोरोना की चपेट में ना आने पाए। तो कुल मिला के दोस्तों, 22 अप्रैल को आज क्या विशेष दिवस है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। और आज के दिन दोस्तों 1921 को सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों देश के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनको याद करने का दिन भी है, क्योंकि आज के दिन उन्होंने दोस्तों सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था देश की सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए उनको जाना पहचाना जाता है। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए बहुत बड़ा नाम है। और इसके अलावा दोस्तों, आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत सहित विश्व में। और दोस्तों 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारत सहित पूरे विश्व में 1970 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और लगभग 192 देशों ने एक साथ इसे बाहें फैलाकर अपनाया था दोस्तों, क्योंकि इससे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्यावरण, पानी, हवा आदि दोस्तों इन सभी प्राकृतिक संपदाओं की दोस्तों संरक्षण करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनको फलीभूत होने के लिए संकल्प लिया जाता है आज के दिन, और उनको आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों उन्हीं से अपना जीवन है। जो चीज़ें मैंने आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्यावरण, पानी आदि, हवा आदि बताया है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए अहम उपयोगी चीज़ें हैं। और दोस्तों इस दिन जो है सभी जगह पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। और भादरा क्षेत्र में भी आसपास जगह भी ऐसे अनेकों कार्यक्रम हुए हैं। और यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन भी दोस्तों स्थानीय वन विभाग में किया गया और क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह राठौड़ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उनके नेतृत्व में दोस्तों भजन लाल, पालू राम, सुशील शर्मा, हंसराज, छबीला राम आदि वन पालक और वन संरक्षक, वन रक्षक ये इसमें कार्यक्रम में शामिल रहे। और इस दिवस पर दोस्तों, इस पृथ्वी दिवस भी इसको कहते हैं, और इसमें वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, और दोस्तों पेड़ पौधों का महत्व क्या है और पॉलीथीन बंद करने आदि के लिए दोस्तों अश्विनी राठौड़ द्वारा जो है प्रकाश डाला गया। और इसके अलावा दोस्तों जामुन के, नीम के और बकायन के आदि अनेकों पौधे आज लगाए गए। पौधारोपण भी इस अवसर पर आज के दिन किया गया।
तो कुल मिला के दोस्तों ये आसपास के कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम आज विधायक बलवान पूनिया ने इसका उद्घाटन करके प्रारंभ किया, वो है राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर। इसका उद्घाटन किया दोस्तों वीडीएस प्लेस के पास गौशाला की खाली पड़ी जमीन में ये मेला लगाया गया और विधायक बलवान पूनिया सहित अनेकों क्षेत्र की शख्सियतें यहाँ उपस्थित रही और यहाँ बच्चों के खेलने आदि मनोरंजन के अनेकों साधन उपलब्ध है। तो आज से ये मेला लगा है और दोस्तों कई दिनों तक ये मेला लगेगा। इसके अलावा दोस्तों कल 23 अप्रैल से 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का 4 दिवसीय आयोजन भी प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। इसको लेकर कल हनुमान मंदिर जो गुड़ मंडी में स्थित है वहाँ से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो कि फूलदास जी की छतरी परिसर तक जाएगी और इसमें अनेकों कार्यक्रम है। और दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा भादरा द्वारा जो है इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज हमने एक नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका परिसर में हमारा जाना हुआ दोस्तों। वहाँ एक अनोखा नज़ारा हमने देखा, ना चेयरमैन वहाँ है और ना अधिशासी अधिकारी है और कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में अनुपस्थिति वहाँ मिली दोस्तों। और ऐसे में हमने काफ़ी भीड़ वहाँ लोगों की देखी। लोग दर दर भटकते हैं दोस्तों, लोगों के काम नहीं हो रहे थे सिवाय एक वाइस चेयरमैन के कक्ष के खुले होने के अलावा हमें और वहाँ कोई कामकाज होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन जो है वो अपने कक्ष में, वाइस चेयरमैन के कक्ष में, चैम्बर में बैठे थे और दोस्तों उनके चैम्बर में बड़ी संख्या में भीड़ थी, महिलाओं की और पुरुषों की। दोस्तों वो परेशान हो रहे थे, उनको पट्टा बनाने, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाने आदि अनेकों मामले लेकर, अनेकों अपनी शिकायतों को लेकर लोग जो है बलवंत सैनी के पास आए और बलवंत सैनी ने दोस्तों एक एक करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास किया। ऐसे में हमने बलवंत सैनी से पूछा भी था कि चेयरमैन महोदय और अधिशासी अधिकारी भी आज नहीं है तो इस प्रकार कैसे काम चलता होगा यहाँ नगर पालिका का। दोस्तों उन्होंने जो चीज़ें बताई कि किस प्रकार से यहाँ भेदभावपूर्ण तरीके से काम हो रहा है और जो विपक्ष के पार्षद है उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है और यहाँ जो ठेकेदारों की लूट मची और दोस्तों ठेकेदारों से कमीशन लेने वाले लोगों की लूट भी यहाँ मची है। और कुछ पार्षद है उनके हाथ में ये बागडोर है, वो अपनी मर्जी से, मन मर्जी मुताबिक यहाँ नगर पालिका को चला रहे हैं। और दोस्तों कई बार हमने पीछे भी आपको बताया था कि किस प्रकार से मात्र 50,000 के एक कार्य को 6 से 7 लाख 8 लाख तक के टेंडर बनाकर छोड़ा जा रहा है। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा होगा दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा पा रहे हो। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो दोस्तों इस मामलों का, इन घोटालों का पर्दाफाश होगा। और दोस्तों ऐसे ही मामले अनेकों भादरा में, पूर्व में भी हुए और लगातार भादरा की ये हालत जो है वो बनी हुई है। और कहीं कहीं तो दोस्तों लोग हमसे शिकायत करते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं, कुछ वीडियोस भेजे जाते हैं, कुछ ऐसी फ़ोटोएं भेजी जाती है। और सीवरेज का हाल ये कि चैम्बर अभी भी उफान खाते हुए दोस्तों, जो गंदगी है सीवरेज में, जहाँ जहाँ सीवरेज प्रारंभ हुई है वहाँ उफान खाते हुए जो गंदगी है वो सड़कों पर बिखरी पड़ी है दोस्तों। इस प्रकार की घटना भी अभी सीवरेज प्रारंभ नहीं हुई है और भादरा में देखी जा रही है। तो भादरा में किस प्रकार का आलम है, कस्बे का क्या हाल है, पालिका बोर्ड का, दोस्तों आप देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि किस प्रकार से लोग त्राही तराही करने पर मजबूर है। लोग जाते हैं नगर पालिका में लेकिन उनका कार्य नहीं होता है। तो कुल मिला के दोस्तों हम आपको आज आसपास खबरों सहित बताएंगे, बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र के, पूरे राजस्थान के वर्तमान में दोस्तों सबसे ज्वलंत विषय पर, जो कि आज अलवर में दोस्तों 3 प्राचीन मंदिर जो कि 200 से 300 वर्ष पुराने तक थे उनको तोड़ दिया गया है। तो उसकी बात करेंगे दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे और दोस्तों सभी आसपास की प्रमुख खबरों के बारे में भी विस्तार से। दोस्तों आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में चर्चाएं चल रही है और बवाल हो रहा है और दोस्तों पूरे क्षेत्र के लोगों द्वारा
आलोचना की जा रही है कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत की दोस्तों। जो मंदिर तोड़े गए हैं 200 से 300 साल पुराने, उसको लेकर दोस्तों उससे कहीं ना कहीं एक पीड़ा और एक नई चर्चा पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए जन्म लेती है कि क्या अब हिंदू मुसलमान होने लगा है हर चीज़ को लेकर। दोस्तों जहांगीरपुर की घटना आपको याद होगी, कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की थी भारतीय जनता पार्टी की, और दोस्तों उनके नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि वहाँ मस्जिद के आगे से जो है वो हटाया गया अतिक्रमण वगैरह, लेकिन मंदिर के आगे से नहीं हटाया गया। लेकिन आज जो अलवर की घटना है उसमें भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का था। 85 मकान तोड़े गए, वो सारे इत्तेफाक से हिंदुओं के मकान थे जो आज तोड़े गए अतिक्रमण मानकर। और 3 मंदिर जो कि 200 से लेकर 300 वर्षों पुराने मंदिर वो बताए जा रहे हैं, राजगढ़ पालिका क्षेत्र में ये पड़ता है दोस्तों। और यहाँ जो ये कार्रवाई हुई है उसको लेकर पूरे राजस्थान सहित पूरे देश में बवाल मचा है और साधु संतों में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने लाजमी है कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति यहाँ दिखाई देती है। और दोस्तों ऐसे आरोप भाजपा नेताओं ने तुष्टिकरण के लगाए भी है, और कांग्रेस के लिए वोट बैंक की राजनीति बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाती है। और दोस्तों ये हम खाली कांग्रेस के लिए ही नहीं कहते, भाजपा भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राह पर चलती है, और भाजपा पर भी ये आरोप लगते हैं कि वो भी हिंदू वोटों के लिए राजनीति करती है। तो दोस्तों ये स्वाभाविक ही है, लेकिन क्या कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति पर अपने आप को समेटती जा रही है, सिमटती जा रही है? दोस्तों ये तो कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखदायी होगा अगर कांग्रेस इस तरह की राजनीति करते हुए आगे बढ़ने की अगर सोच रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम भी दोस्तों होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पार्टियाँ बनती है, धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर, लिबास ओढ़कर ये पार्टियाँ आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको समझ आने लगता है कि कहाँ अपना वोट बैंक है और कौन सा वोट बैंक अपने को आगे ले जा रहा है, अपने को पसंद कर रहा है, अपने को वोट दे रहा है। तो उसी हिसाब से ये पार्टियाँ अपने एजेंडे जो है वो तय करने लगती है, और कहीं ना कहीं यही भारत की राजनीति में अब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों आज की घटना का हम भी निंदा करते हैं, और दोस्तों देश में चारों ओर से स्वर उठने लगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से वहाँ के क्षेत्रीय विधायक दोस्तों जो कि जोरीलाल मीणा है, वहाँ राजगढ़ के विधायक है, और उनका एक 14 अप्रैल को वीडियो बना जो वायरल हुआ था दोस्तों, एक सभा में वो संबोधित कर रहे थे। मैं आपको पहले स्थिति स्पष्ट करके बता देता हूँ कि राजगढ़ पालिका में स्थिति का वहाँ 35 वार्ड है दोस्तों राजगढ़ में, और 2020 में इसको लेकर चुनाव हुए थे। और 2020 में जब राजगढ़ में, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में जब चुनाव हुए थे 35 सीटों के लिए, तो वहाँ दोस्तों स्थिति ये रही कि 14 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, पार्षद बने थे भारतीय जनता पार्टी के 14, और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 20 निर्दलीय जीत कर आए थे। एक कांग्रेस ने जीती, 14 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बने थे, और 20 यहाँ निर्दलीय पार्षद बनकर आए थे। बाद में हुआ ऐसा कि निर्दलीय जो सारे के सारे थे वो भाजपा के पाले में चले गए, और भाजपा ने यहाँ अपना बोर्ड बना लिया। और जो 14 तारीख को मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 14 अप्रैल को जो वायरल हुआ था, उसमें दोस्तों मनोहर लाल मीणा जो कांग्रेस के विधायक है दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कहा, पूरे देश में ये वीडियो वायरल है, आपको भी मिल जाएगा, आपने कहीं देखा भी होगा। तो दोस्तों इसमें मनोहर लाल मीणा जो है स्पष्ट कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से कि भी आप अपने 34 पार्षद लेकर मेरे पास आ जाओ, और मेरा जो एक पार्षद है उसको आप चेयरमैन बना दो, तब जाकर ये कार्रवाई रुकेगी जो अतिक्रमण की कार्रवाई है, अन्यथा ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। आप बबूल के पेड़ बोगे तो आम कहाँ से खाओगे दोस्तों, इस प्रकार का उनका लंबा चौड़ा भाषण है। और चेयरमैन यहाँ सैनी, ब्राह्मण या गुप्ता नहीं बनेगा, SC ST का चेयरमैन बनेगा, इस प्रकार की बातें वो यहाँ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको भाजपा के पार्षदों को
एक प्रकार से धमका रहे हैं कि ये कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। अगर आपको ये कार्रवाई रोकनी है, कार्रवाई दोस्तों ये मंदिर वाली, कहीं ना कहीं इसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पूरे राजगढ़ क्षेत्र में इसको लेकर चर्चाएं थी और इसको लेकर माहौल गरमाया हुआ था और लोगों द्वारा मंदिर नहीं तोड़ने की बातें कही जा रही थी। प्रशासन से जो है वो गुजारिश की जा रही थी, निवेदन किया जा रहा था, गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन विधायक, कांग्रेस के विधायक जोरीलाल मीणा के प्रभाव से दोस्तों ये कार्य किया गया और 85 हिंदुओं के जो अतिक्रमण ढाए गए। दोस्तों हिंदुओं के अतिक्रमण, चाहे हिंदुओं के हो या मुसलमानों के, अतिक्रमण होते हैं, लेकिन 300 साल पुराना, जब कांग्रेस का भी जन्म नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री महोदय का भी जन्म नहीं हुआ था, विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म नहीं हुआ था, तब का बना कोई मंदिर दोस्तों कैसे अवैध हो सकता है? अगर कोई नया मंदिर अगर बनाया हो हाल फिलहाल में, उसको अगर तोड़ने की बात हो तो दोस्तों उसको लेकर सोचा भी जा सकता है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उसके लिए भिन्न भिन्न ही होगी। लेकिन दोस्तों 300 साल पुराना, और तीनों मंदिर तोड़े गए हैं वो 200 से 300 साल पुराने मंदिर हैं और उनको तोड़ दिया गया, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना अवश्य पड़ेगा दोस्तों, इसमें कतई संदेह की बात नहीं है। और जब से करौली दंगे राजस्थान में हुआ है और उसके पैटर्न पर एक प्रकार से पूरे देश भर में दंगे हुए हैं, और उसके बाद में दोस्तों जो रामनवमी की यात्रा है, हिंदू नव वर्ष पर जो यात्राएं निकली थी, धार्मिक यात्राएं जो निकल रही है, उनके ऊपर जो पथराव और उनको रोकने और उनके ऊपर हमले होने की जो घटनाएं पूरे देश में कई राज्यों में घटित हुई है, उसको लेकर दोस्तों देश का माहौल जो है वो पता नहीं किस ओर अब मुड़ चला है। और ऐसे में दोस्तों आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता दोस्तों, भविष्य के सवाल ये होते हैं। लेकिन देश का माहौल एक तरफ जो जा रहा है जिस तरफ दोस्तों, वो अच्छा मार्ग नहीं है, वो सही मार्ग नहीं है। हमारे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए वो कतई अच्छा नहीं है। उस मार्ग को हम सबको मिलकर रोकना है और उन मार्ग में कारक बनने वाले लोगों को रोकना है और कारक बनने वाले कुछ ऐसे डिसीजनों को हमें तत्काल प्रभाव से रोकना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने दोस्तों बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की राजनीति कर रही है, हिंदू वोट बैंकों की राजनीति कर रही है और देश में दंगे भड़काने की साजिशें कर रही है और भावनाएं लोगों की भड़काने की कार्रवाई कर रही है, तो दोस्तों ये कांग्रेस का जो कदम है, फिर वो कदम क्या है? कांग्रेस ने जिस प्रकार से 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा है एक हिंदू बाहुल देश में, दोस्तों ये फिर कांग्रेस के क्या कदम है, किस प्रकार के कदम है? कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? क्या कांग्रेस यहाँ शांति कायम करने का प्रयास कर रही है मंदिरों को तोड़कर, 300 साल पुराने और शिव जी के मंदिरों को? और दोस्तों मंदिरों को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि जो शिवलिंग था उसको ड्रिल से अलग अलग टुकड़ों में काटा गया। दोस्तों एक प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा छल कपट और छलावा किया गया, खिलवाड़ किया गया। और ये खिलवाड़ दोस्तों हिंदू कतई कहाँ बर्दाश्त करेंगे दोस्तों। इसकी प्रतिक्रिया आनी प्रारंभ हो चुकी है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे बादरा हो। दोस्तों बादरा में हिंद सेवक संघ ने 24 अप्रैल को बादरा बंद का आह्वान किया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 24 अप्रैल को बादरा बंद का आह्वान किया है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा, जिन्होंने रामनवमी के अवसर पर दोस्तों जो बड़ी रैली यहाँ बादरा क्षेत्र में निकाली थी बड़ी संख्या में, और वहाँ अनवर कुरैशी जैसे दोस्तों भाईचारे का मिसाल देते हुए जहाँ फूल बरसाए थे और शीतल जल पिलाया था दोस्तों, उस रैली के मुखिया द्वारा आज अनाउंस किया गया और साथ में एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। दोस्तों आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम 24 अप्रैल को संपूर्ण बादरा बंद की घोषणा करते हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे, सभी हिंदू संगठन इसके लिए प्रयास करेंगे। आप हमें कल दिन भर रेडियो रिक्शे के ऊपर अनाउंस करने के लिए रेडियो लगाकर उसकी परमिशन दे दीजिए। उस परमिशन को लेकर आज ज्ञापन जो है उसको दिया गया और 24 अप्रैल के बंद की औपचारिक सूचना भी एसडीएम महोदय को दी गई है। तो इसको लेकर संभवतः एसडीएम महोदय के हाथ पांव भी फूल चुके होंगे। और दोस्तों राजस्थान सरकार के हाथ पांव क्यों नहीं फूले जब 200 से 300 साल पुराने मंदिरों को इस कदर तोड़ा जा रहा था।
क्यों नहीं है अशोक गहलोत सरकार जो है वो जागी और पुराने मंदिरों को एक प्रकार से तोड़ दिया गया। दोस्तों, अलवर ज़िले में जिस प्रकार की ये घटना हुई है, पूरे देश में इसकी प्रतिक्रियाएं चल रही है और जिस प्रकार से 85 मकानों को भी तोड़ा गया और दोस्तों अनेक बीजेपी के नेताओं द्वारा, संगठनों द्वारा और लोगों द्वारा दोस्तों भर्त्सना की जा रही है कांग्रेस सरकार के इस कृत्य की। और कांग्रेस के द्वारा जो मंदिरों को ढाए जाने का जो मामला है दोस्तों, वो तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये होगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊं तो कुछ ही दूरी पर यहाँ एक मस्जिद भी थी, उसको नहीं छेड़ा गया। तो कहने का मतलब कांग्रेस यहाँ दंगे भड़काने का या वोट बैंक की राजनीति का कार्य कर रही है या भाजपा। दोस्तों, ये तो देश के लोगों को समझने की बात है। एक दूसरी पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो देश की न्यायपालिका करेंगी अगर कोई मामले कोर्टों में जाते हैं और जिले के लिए जाते हैं। और दोस्तों, जनता करेगी वोट से जब चुनाव का समय आता है। तो दोस्तों, ये मामले इनको जो दिशा देने का काम है वो तो जनता को करना है और दोस्तों देश के संविधान को करना है, कानून को करना है और यहाँ के रखवालों को करना है। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा बनती है और चर्चा जो है वो दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस प्रकार से आज दिन में इस घटना को अंजाम दिया गया और जैसे ही ये घटना दोस्तों वीडियो के रूप में वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक प्रकार से बाढ़ सी आ चुकी है दोस्तों और अनेकों हजारों लाखों की संख्या में इस प्रकार की पोस्टें जो है सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं और अनेकों वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमने साफ संदेश पर भी इसका एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, जिसमें किस प्रकार से इस प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ढहाया जा रहा था, उसको लेकर। तो दोस्तों, क्या कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार औरंगजेब के रास्ते पर चल पड़ी है, जिन्होंने सदियों पहले भारत में मंदिरों को तोड़ने का एक अभियान चलाया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस पर ये बहुत बड़ा सवाल भी है और दोस्तों आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होगी, इसमें कतई कोई संदेह की बात हमें नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, कुल मिला के अब मैं जल्दी से आपको बताऊं तो कांग्रेस क्यों गर्त में जा रही है दोस्तों, कांग्रेस क्यों ऐसे डिसीजन लेती जा रही है हिंदू मंदिरों को लेकर। कांग्रेस के नेताओं को आखिर क्यों एक प्रकार से हिंदू मंदिरों से नफरत है, राम के नाम से नफरत है और ऐसी रैलियों से नफरत है, भगवा ध्वज से नफरत है। दोस्तों, आज अगर बात करें कांग्रेस और भाजपा की तो दोस्तों भाजपा को लोग हाथों हाथ अपनाते जा रहे हैं और भाजपा स्टेट दर स्टेट दोस्तों बढ़ती जा रही है, तरक्की करती जा रही है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? आज मात्र राजस्थान और छत्तीसगढ़, सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस बची है और महाराष्ट्र, झारखंड 2 राज्यों में गठबंधन की सरकारें बची है। मात्र 4 राज्यों में आज कांग्रेस की सरकारें बची है, जिनमें 2 गठबंधन की और 2 अपने दम पर, और जो अपने दम पर 2 सरकारें बची है दोस्तों 2023 में अगले साल उन्हीं राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी सरकारें बचा पाएगी दोस्तों? बहुत बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अपने दम पर सरकारें बनाई हुई है। जबकि बात करें बिहार, नागालैंड, मेघालय, पांडुचेरी की तो गठबंधन की सरकारें यहाँ हैं। और दोस्तों जहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नहीं हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं, उन राज्यों का जिक्र करें तो वो 9 राज्य भारत में हैं दोस्तों। पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, केरल, बंगाल और तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु ये राज्य हैं जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में नहीं है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस बहुत हद तक सिमट चुकी है और कांग्रेस के पास जिस प्रकार से 2 राज्य है उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी अब 2 राज्यों की पार्टी हो चली है दोस्तों। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अपने दम पर सरकारें हैं और अपने दम पर सरकारें 2
राज्यों में कांग्रेस की है, तो क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमाने जा रही है? और कांग्रेस को दोस्तों अगर देखा जाए तो दिल्ली में अंतिम समय में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ आपने कब्जा किया और फिर मुड़कर कांग्रेस वापस यहाँ वो प्रदर्शन नहीं कर पाई और सत्ता में नहीं आ पाई। और पंजाब में भी दोस्तों प्रचंड बहुमत के साथ सरकार थी कांग्रेस की और वहाँ आम आदमी पार्टी आ चुकी है और कांग्रेस को पछाड़ चली है। तो वहाँ भी अब संभावनाएं नहीं है कि कांग्रेस दोबारा राज्य में सत्ता में लौट सके। तो दोस्तों ये है कांग्रेस भाजपा सहित देश की स्थितियां और देश में राजनीतिक स्थिति इन पार्टियों की और इन पार्टियों की राजनीति की दोस्तों, क्योंकि धर्म आधारित राजनीति आजकल की जा रही है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। दोस्तों धर्म आधारित राजनीति जो है देश में मुखर तरीके के साथ चल निकल पड़ी है और आगे भी ऐसी ही राजनीति होने की संभावना है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही और अब जल्द इससे हम आपको मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव बताते हैं। तो दोस्तों नौर से शुरुआत करें। सरसों नौर में 6649 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिकी है और दोस्तों आबोर में नरमा 11,700 रुपये प्रति कुंटल बिका है। जबकि बादरा में गेहूं की बात करें तो दोस्तों 2174 रुपये बादरा में गेहूं के भाव रहे प्रति कुंटल के और चना के भाव 4753 रहे, सरसों के भाव 6503 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 6003 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 11,902 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि सरसों के भाव 6,850 रहे और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 11,900 और सरसों के भाव भी 6750 रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा 11,591, सरसों के भाव 6871, हिसार में सरसों 6800 रुपये प्रति कुंटल, गोलूवाला में सरसों 6,900 सर्वाधिक भाव रहे, जबकि गंगानगर मंडी में सरसों 6800 रुपये प्रति कुंटल और रायसी नगर मंडी में सरसों के भाव 6,900 रुपये प्रति कुंटल के रहे। तो दोस्तों ये रहे मंडियों के भाव और आज मौसम का मिजाज बताएं तो 22 अप्रैल है दोस्तों, 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज दिन में रहा और दिन में दोस्तों बादल छाए रहे, लेकिन उसके बाद में धूप भी निकली, तेज़ धूप भी निकली और इसके बाद में 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार दिन भर हवाएं चली, जो कि शाम तक भी जारी रही। शाम को 33 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा। कल रात्रि को दोस्तों अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद बरसात हुई थी, हल्की बरसात हुई थी और उसके बाद में आज जो है वो मौसम कुल मिला के साफ है और कल जो 23 अप्रैल को मौसम होगा वो 27 से 37 डिग्री टेम्परेचर सुबह के समय और 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर दोपहर के समय और 34 से 39 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा, जबकि बादल दोस्तों 10 से 12 और 15% ही छाए रहेंगे। मौसम साफ रहेगा, 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। रात्रि को भी 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मात्र 5 से 10% बादल छाए रहेंगे। तो मौसम कल भी रात्रि को भी बिल्कुल साफ रहेगा। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। आज की समीक्षा आपको कैसी लगी? राजस्थान में जिस प्रकार से अलवर में मंदिरों को ढाया गया उसको लेकर दोस्तों ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइएगा और कल शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे इसी प्रकार समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।